तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोक्स थ्योरम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में इसके मीनिंग के साथ में, मैथमेटिकल प्रूफ के साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे स्टोक्स थ्योरम हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, फिर हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम हमें बताता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कर्ल है वेक्टर फील्ड का, कर्ल मतलब रोटेशन है वेक्टर फील्ड का, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके सरफेस इंटीग्रल को मतलब डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं या सिंगल को डबल में चेंज कर सकते हैं। यही हमें स्टोक्स थ्योरम बताता है। अब इसके मीनिंग को समझते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टर्म आ रहा है वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फील्ड है, तो किसी फील्ड के हर एक पॉइंट पे अगर आप एक वेक्टर को एसोसिएट कर पा रहे हैं तो ऐसे फील्ड को हम लोग वेक्टर फील्ड कहते हैं। अब वेक्टर फील्ड का एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो ये वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर फील्ड का काम करेगी, तो हम इसको कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। मतलब वाटर का क्या होगा? एक वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर फील्ड होगी। जैसे हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो उसमें भी हर एक पॉइंट पे क्या है? एक पर्टिकुलर वेक्टर है, तो ये भी एक वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारे वेक्टर फील्ड है। अब हमें समझना होगा यहाँ पे कि स्टोक्स थ्योरम क्या बता रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, मतलब किसी भी चीज़ का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए हवा फ्लो हो रहा है या पानी फ्लो हो रहा है, कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग निकालना चाहते हैं लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है? किसी भी कर्व के अलोंग जो इंटीग्रेशन होता है उसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो इसका हम लाइन इंटीग्रल करना चाहते हैं, तभी तो इसके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल हम कर पाएंगे। तो लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर फील्ड का हम नाम कुछ दे देते हैं। वेक्टर फील्ड है, उसका नाम हमने दे दिया एफ। एफ है वेक्टर फील्ड। तो इधर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन में अलॉन्ग द लाइन दिस। फिर उसके बाद हम इधर करेंगे तो आप देखेंगे वेक्टर फील्ड जो है वो हमारे इसके वेक्टर फील्ड जो है वो हमारे लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम परपेंडिकुलर में दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल आता है। अगर एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो जीरो आएगा। ए डॉट बी जीरो कब होता है? जब ए और बी का बीच का एंगल 90 होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये वेक्टर फील्ड, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? इस पोर्शन में जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ डॉट डी आर करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एफ डॉट डी आर आया है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ हो गई है। अब यहाँ पे वेक्टर हमारे लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अपोजिट है। तो यहाँ पे आएगा माइनस एफ डॉट डी आर। अगर हम इन दोनों को सेम लेंथ मान ले तो यहाँ पे माइनस एफ डॉट डी आर आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये फिर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे तो फिर हमारा जीरो हो जाएगा। तो इधर जीरो इधर जीरो, यहाँ पे कुछ मिला तो एफ डॉट डी आर है, यहाँ पे माइनस एफ डॉट डी आर। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा? लाइन इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो इस केस में। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जीरो आ जाएगा, तो दोनों में जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे वेक्टर फील्ड जो है वो ऊपर वाला जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो हम इस डायरेक्शन में, और लाइन जो है हमारा वो भी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आ रहा है। ये हमारा जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो होगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एफ डॉट डी आर आएगा, ये इस तरफ जा रहा है और ये घूम के ऐसे लाइन भी इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस में ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव एफ डॉट डी आर हमको मिलेगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइन इंटीग्रल मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रल मिल रहा है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा? यहाँ पे ये फ़ायदा है कि ये वेक्टर फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये वेक्टर फील्ड इस तरफ आ रहा है। तो अगर हम बीच में किसी भी चीज़ को रखेंगे तो ये रोटेट होगा। मान लीजिए पानी इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, तो बीच में आप किसी भी चीज़ को रखेंगे तो वो घूम जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, मतलब उसमें रोटेशन होगा। तो रोटेशन होगा इसका मतलब कर्ल होगा। तो इसी को उन्होंने स्टोक्स ने रिलेट किया कि भैया लाइन इंटीग्रल जो होता है वेक्टर फील्ड का, वो कर्ल ऑफ ए के, मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो उसके कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड के बराबर होगा। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड मतलब उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, यही बताया था। देखिए इसके रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है? जब हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोटेशन है। तो इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? कर्ल होगा। कर्ल मतलब रोटेशन होगा। तो इसी चीज़ को स्टोक्स ने बताया था। देखिए यहाँ पे फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड हमने यहाँ पे ए मान लिया है, यहाँ पे हमने एफ माना था, यहाँ पे एफ माना था, यहाँ पे ए मान लिया। तो कर्ल जो होगा वो बराबर होगा हमारे
लाइन इंटीग्रल के। यही हमें बताता है स्टोक्स थ्योरम, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी कि लाइन इंटीग्रल अगर है कुछ ना कुछ पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे कर्ल भी कुछ ना कुछ होगा, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यही स्टोक्स थ्योरम का मतलब, बहुत ज़रूरी है समझना। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं एस। कोई भी सरफेस हम एस कंसीडर कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई भी सरफेस, इस तरीके से कोई भी सरफेस एस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया विद सी इट्स बाउंड्री, और इसके बाउंड्री को हमने सी मान लिया है। अब लेट अस कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन ए अराउंड द बाउंड्री ऑफ सी। तो हम क्या करते हैं, इसका बाउंड्री जो सी है और इसका सरफेस हम मान लेते हैं कि इसका सरफेस जो है एस है, तो हम इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे इसके बाउंड्री के अलोंग, मतलब सी के अलोंग। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट डी आर, क्या हो जाएगा, ए डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, क्लोज्ड कर्व सी। ये क्लोज्ड कर्व सी का हमारा लाइन इंटीग्रल आ गया। हमें इससे ये प्रूफ करना है किसी तरीके से, तो चलिए कर देते हैं, बहुत ईजी है। तो ये बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे कि इसी सरफेस को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। अभी एक पार्ट में है, अब हम यहाँ पे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो हमने इस कर्व को दो पार्ट में, या इस सरफेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस सरफेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो S1 और S2 हो जाएगा, दो सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे S1 सरफेस हो गया, यहाँ पे S2 सरफेस हो गया, और कर्व हमारा C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, दो कर्व भी मिल गया। तो अब ए डॉट डी आर को हम लिख सकते हैं ए डॉट डी आर वन प्लस ए डॉट डी आर टू। सिंपली यहाँ पे भाई इन दोनों के सम के रूप में हम लिख सकते हैं ए डॉट डी आर को। भाई ए डॉट डी आर को लिखा जा सकता है ना, ये पूरे का है और ये हमने दो पार्ट में कर दिया, तब हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिमिलरली अगर हम लोग और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दें सरफेस को, S1 S2 डॉट डॉट एस आई, यानी सरफेस को बहुत छोटा कर दें, ऐसे बहुत छोटा, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, बहुत छोटे छोटे पार्ट में, यानी एन टर्म्स तक डिवाइड कर दें, तो हमारा कर्व भी C1 C2 सीधे CN तक डिवाइड हो जाएगा। तो हम ए डॉट डी आर को लिख सकते हैं ए डॉट डी आर वन, ए डॉट डी आर टू, ए डॉट डी आर थ्री प्लस डॉट डॉट ए डॉट डी आर आई बीच में आएगा कहीं पे, ए डॉट डी आर एन आएगा लास्ट में, तो इस तरीके से आएगा। अब हम लोग इसको समीशन के रूप में लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा, यहाँ पे इंटीग्रेशन सी आई, मतलब आई की जगह पे पहले 1 रखेंगे ये मिलेगा, 2 रखेंगे ये मिलेगा, ए डॉट डी आर आई, इस तरीके से हम लोग समीशन के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग एस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस आई से। एस आई से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए यहाँ पे n जो है बहुत ही लार्ज नंबर है, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ये n जो है बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, तो इन्फिनिटी की तरफ। अब जितने ज़्यादा पार्ट में आप डिवाइड करोगे, सरफेस जो होगा वो जीरो की तरफ बढ़ेगा, मतलब छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो अगर n ज़्यादा होगा तो सरफेस जो होगा वो जीरो की तरफ हो जाएगा। एंड इन दिस लिमिट वी में राइट, तो इस लिमिट में हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या, ये आप यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन को हमने यहाँ पे रखा, और लिमिट एस आई टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन सी आई ए डॉट डी आर आई बाई एस आई जो होगा वो कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप के बराबर होगा। एन कैप जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे हो गया, अगर मान लीजिए आपका जो एस आई है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब बहुत ही छोटा हो गया है, तो आप ए डॉट डी आर आई और एस आई के रेशियो को कर्ल ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है अल्टीमेटली सेम मिल रहा है इस लिमिट पे। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप ध्यान से समझें। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो अब हमारा जो यहाँ ये पोर्शन था, ये पोर्शन, इसके जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप। एन कैप मतलब हमारा से रोटेशन हो रहा है तो उसका कुछ एक्सिस होगा ना रोटेशन का, मान लीजिए ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा है तो बीच में उसका कुछ एक्सिस होगा, उसको पॉइंट कर रहा है एन कैप। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट डी आर को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस समेशन को हम क्या करेंगे, इस समेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब भी होता है सम करना, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है सम करना। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो सकता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो याद रखिएगा कंडीशन। तो यहाँ पे समेशन जो है इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा हमारा, और ये जो है हमारा ये कर्ल ऑफ ए डॉट, और ये इस एस आई को अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर लाते हैं तो हम इसको डी एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी एस। इंटीग्रेशन करेंगे फिर एस मिल जाएगा हमको, कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप हम इसके जगह पे लिख देंगे। आप देखिए यहाँ पे एस आई को हमने डी एस लिख दिया, समेशन को हमने डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। तो एक तरीके से देखिए प्रूफ हो रहा है हमारा। अब ये एन कैप डी एस जो होता है वो हो जाएगा डी एस वैक्टर। क्या हो जाएगा, डी एस वैक्टर, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर से यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ होता है स्टोक्स थ्योरम। इट्स वेरी वेरी इजी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।